Hello everyone, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your रीजनिंग मेंटोर। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के सामने वो हर एक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूं, वो हर एक चीज़ आप तक पहुंचे जिससे कि आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सकें, देख सकें कि आपका पोटेंशियल किस अपॉर्चुनिटी में बेस्ट लाई करता है एंड अकॉर्डिंगली आप अपना करियर पाथ चूज कर सकें। तो इसी तरीके का एक वीडियो आपके सामने है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। हम बात करने वाले एसबीआई यानी कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। एसबीआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस करता है बहुत सारे लेवल्स पे, जैसे कि जूनियर एसोसिएट लेवल्स हैं, एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन होता है, एसबीआई का प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन होता है जिसको हम शॉर्ट में पीओ जानते हैं, और फिर आता है आपका एसबीआई का एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर या हम जिसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। और उसके बाद आपका एक और एग्जामिनेशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं एसबीआई सीबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर। नाउ एसबीआई एसओ को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, और एसबीआई एसओ के अंदर भी आपके दो तरीके से रिक्रूटमेंट होते हैं। एक होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं और एक होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाले होते हैं ये एज पर द डिमांड ऑफ द बैंक निकलते हैं, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये अपॉर्चुनिटीज या मैं बोलूँ कि ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है डिफरेंट कैंडिडेट्स को। इसी तरीके से जो एसबीआई एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर का ये जो रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पे होता है, ये भी आपके बहुत साइक्लिक नहीं होते। यहाँ पर भी आपको कभी कुछ डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स, जो बैंक की फंक्शनैलिटी के लिए जो जरूरत है उसके बेसिस पे ये नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं। आज का जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं या आज की जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी वो हमारे 2024 के स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसको हम 2025 में वी वर वेटिंग फॉर दैट, और 2025 पूरा निकला बट वो नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ, और 2026 में इसके वापस से आने के हम चांसेस को स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो 2024 के रेफरेंस को लेकर हम 2026 में अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट की वैकेंसी डिटेल्स क्या थी, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, सिलेबस क्या था, साथ ही साथ इसके जो सैलरी पैकेज है वो क्या रहा, एंड हाउ कैन यू गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। एंड बिफोर वी स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि नॉट जस्ट दिस नोटिफिकेशन, नॉट जस्ट दिस डिटेल, बट और भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो हम ग्रेजुएट्स के लिए यानी कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए और जो हमारे बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं उन सबके लिए लाते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था अपने 2024 में, और 2024 में ये हुआ था आपका अराउंड एंड अराउंड 14 सितंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी। अब इसमें कुछ जो टाइमलाइन थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हमारा ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ सितंबर में, और उसके बाद 14 सितंबर ऑनवर्ड इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी। देन आपका जो क्लोजर है, देन एग्जाम डेट आपकी नवंबर में आई। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ और उसके बाद नवंबर में इसकी एग्जाम डेट आपके सामने देखने को थी। एक सिंगल एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू था और फिर उससे फाइनल सिलेक्शन हम ले सकते थे। बट एग्जैक्टली क्या पोस्ट डिटेल्स थी इस वाले नोटिफिकेशन में, ये भी आपका स्पेशलिस्ट कैडर था, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी थी। और इसके अंदर जो जॉब प्रोफाइल थे यानी कि जो रिक्रूटमेंट किस लेवल पे लिए गए थे वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मेजरली ये 6 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट उस समय आया था। और यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर फॉर सिस्टम्स, देन डेप्यूटी मैनेजर फॉर सिस्टम्स इंफ्रा एंड सपोर्ट के लिए था, देन डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम्स के अंदर नेटवर्किंग ऑपरेशंस के लिए था, डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम के अंदर आईटी आर्किटेक्ट के लिए था, और फिर अगली जो पांचवी वैकेंसी थी वो थी डेप्यूटी मैनेजर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये पांचों की पांचों जो पोस्ट थी ये थी आपकी मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। और इन पांचों की पांचों वैकेंसी के लिए आपका एक्सपीरियंस जो है वो कितना मांगा था, 4 साल का मांगा गया था। यानी कि इन पांचों वैकेंसी में वही लोग अप्लाई कर सकते थे जिनके पास ऑलरेडी 4 साल का बैंक के अंदर एक्सपीरियंस था, एंड दिस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, राइट। और उसी के हिसाब से इसका पे स्केल भी था। लेकिन आज का एजेंडा हमारा ये वाली वैकेंसी नहीं, बट की हमारी 6th वैकेंसी है जो है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की। ये डेप्यूटी मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर। आपको पता है कि हम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से फिर हम मैनेजर बनते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था, केवल एक फ्रेश ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। एंड दिस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। और उसी के तरीके से आपके क्या होने वाले थे, इसके पर्क्स एंड अलाउंसेस यानी कि सैलरी पैकेज होने वाला था ना। उस समय आपकी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की जो वैकेंसी ये रिलीज हुई थी, इसकी टोटल वैकेंसी यानी कि सभी कैटेगरीज की मिला के 784, विच वाज अ ह्यूज नंबर। 784 आपकी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी।
क्वालिफिकेशन टर्म में। तो अब आगे जाने पर हम ये जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल है जो कि फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो फ्रेश ग्रेजुएट है जो सुन रहे होंगे, तो उसी को लेकर अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो आपकी ये पोस्ट थी असिस्टेंट मैनेजर की, इसके लिए जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती। आपने या तो बीटेक किया है या फिर आपने बीई यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है। किस किस स्ट्रीम में? कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या फिर आईटी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपने कोई इक्विवेलेंट डिग्री ली है इन अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन्स विद अ मिनिमम ऑफ 50% स्कोर। तो अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग या किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग करी है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास थी, लेकिन 50% मार्क्स अगर आपके थे फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, तो आप इस में अप्लाई कर सकते थे। और अगर ऐसा कुछ नहीं था, तो आपने एमसीए कर रखा हो या एमसीए के इक्विवेलेंट कुछ कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते थे। और अगर इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं था, तो आपने अगर एमटेक किया है या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है, या तो एमटेक किया है या फिर आपने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की है, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या आईटी में किया है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपने इन अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन में ली है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो क्राइटेरिया था वो था आपका क्या, 50% स्कोर आपका होना चाहिए एज एन एग्रीगेट, अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करने वाले थे। और यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बेसिस पे अप्लाई करने वाले थे, एमसीए या एमटेक या एमएससी की बेसिस पे, तो यहाँ पे इन्होंने कोई परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है। तो ये था फॉर दी असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल। ठीक है, अब ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है आपकी 31 अगस्त 2024 के रेफरेंस में थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो सितंबर में हुआ था, तो सितंबर से पहले 1 मंथ पहले क्या आपका ये क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब सपोज अगर 2026 के मई में हमारा ये नोटिफिकेशन आता है, तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल मतलब उससे एक महीना पहले आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या था आपका, जो हमारी जो 5 डिफरेंट ये वाली जो पोस्ट थी, इनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसके लिए केवल इनका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ रेज्यूमे होना था। उसके बाद इनका लेयर्ड इंटरेक्शन होना था। लेयर्ड इंटरेक्शन से यहाँ पे मतलब है बेसिकली इनका इंटरव्यू। तो रेज्यूमे बेसिस पे इनके यानी कि प्रोफाइल पे इनके वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता और उसके बाद इनका डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल होता। उस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होते फॉर दीज 5 डिफरेंट पोस्ट। लेकिन हम जिस पोस्ट की बात करें जिसको ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते थे, वो थी आपके असिस्टेंट मैनेजर फॉर सिस्टम। वो उसके लिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट था और साथ ही साथ इंटरव्यू था। यहाँ पे इंटरेक्शन जो लिखा है इसका मतलब इंटरव्यू है। तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट था और फिर उसके बाद आपका होना था इंटरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं ना। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे एक तो था आपका जनरल एप्टीट्यूड। ये जो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर 3 सेक्शन है, रीजनिंग है, क्वांट और इंग्लिश है। ये आपको केवल क्या करना था, क्वालिफाई करना था। यानी कि ये नॉन मैरिट था। ये क्या था, ये नॉन मैरिट था, यानी कि फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले थे, लेकिन इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी था। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया, बेसिक मिनिमम परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे नहीं लेकर आए, तो फिर आपका ओवरऑल जो है सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, अपने आप को क्वालिफाई कराना था। इसके क्या था, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे, क्वांट के 15 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज था, एक्चुअली ये मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट है, यानी कि इसके बेसिस पर और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना था। तो प्रोफेशनल नॉलेज जिसके अंदर क्या है, जनरल आईटी नॉलेज, क्योंकि ये आपका असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम से रिलेटेड ये आपका जॉब प्रोफाइल था। यहाँ पे जनरल आईटी नॉलेज, और जनरल आईटी नॉलेज का अब आगे जाके मैं आपको सिलेबस भी दिखाने वाली हूँ। ये जो था ये आपके 60 क्वेश्चन थे, लेकिन ये 60 क्वेश्चन वुड कैरी 100 मार्क्स। तो 100 नंबर का पेपर जो है वो आपका आईटी नॉलेज से आने वाला है, और ये जो पेपर होगा यही आपकी मेरिट भी डिसाइड करेगा। हमारी क्यूआरई यानी कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए आपको सेपरेट टाइम मिला है 45 मिनट्स। इन 45 मिनट्स में आपको इन क्वेश्चंस को करना था और आपको इनको क्वालिफाई करना था, यानी कि सेक्शन वाइज आपको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले थे। लेकिन जो आपका ये आईटी नॉलेज यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज वाला सब्जेक्ट था, जिसके 60 क्वेश्चन लेकिन 100 मार्क्स का ये पेपर होता, इसके लिए आपको 75 मिनट्स अलग से मिलने वाले थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एस्ट्रिक यानी कि ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड, क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स स्कोर्ड विल नॉट बी रेकन्ड फॉर अराइविंग एट द मेरिट। जैसे कि मैंने बताया ये केवल क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑनलाइन। अब यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अब आ गया आपका ये जो 60 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं आईटी नॉलेज के, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, तो इसका एग्जाम पैटर्न अलग से बताया गया है। और इसका एग्जाम पैटर्न यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज का जो एग्जाम पैटर्न, उसमें 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरा है इंफ्रा सपोर्ट, तीसरा है आपका नेटवर्किंग, चौथा है आपका क्लाउड ऑपरेशंस। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 20 क्वेश्चन है, इंफ्रा सपोर्ट के 20 क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से 10 क्वेश्चन आने हैं और क्लाउड ऑपरेशन से 10 क्वेश्चन आने। टोटल मिला के यहाँ पे 60 क्वेश्चन बनने थे विच कैरीड 100 मार्क्स, और उसके मार्क्स आपके रिस्पेक्टिव आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अपने फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस यहाँ पे दोनों का मैं आपको बताने वाली, सिलेबस फॉर दी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स यानी कि जो नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स है, जिसमें कि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, जो कि नॉन मेरिट है लेकिन इनको क्वालिफाई करना जरूरी है, इसको आप बिना क्वालिफाई करे सेलेक्ट नहीं होंगे। देन सिलेबस पीके यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि हमारा मेरिट बेस्ड सब्जेक्ट है। अब अगर इसकी हम बात करें तो जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है, उसमें आपके कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इजीली आप मास्टर कर सकते हैं, जो थोड़े आसान होते हैं समझने में। ये वो टॉपिक्स हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अल्ट्रा लेवल प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप इन सेक्शन में बेहतर परफॉर्म कर सके। तो दीज वर द टॉपिक्स जो आपके रीजनिंग सेक्शन के लिए यहाँ पे हैं। और ये रीजनिंग का एंटायर सिलेबस है, यानी कि ये सिलेबस आपका वैलिड होता है हर वो एग्जाम के लिए जो बैंक के लिए आप अपियर करते हैं। जैसे कि कोई भी बैंक का एग्जाम है, चाहे वो क्लरिकल से लेके आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसओ हो, या फिर आपका सर्कल बेस्ड ऑफिसर हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन, अगर आप किसी भी बैंक या रेगुलेटरी बॉडी या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन को टारगेट करें तो दिस इज द सिलेबस फॉर रीजनिंग। आगे बढ़ते हैं क्वांट्स। क्वांट का ये एंटायर सिलेबस है हर एग्जाम के लिए जो बैंक, इंश्योरेंस या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे ये नंबर सीरीज, मिसिंग एंड रॉन्ग, दोनों तरीके की सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये जो इजी ये वाला जो टॉपिक है, मतलब ये जो 4 टॉपिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये आपके इजी टॉपिक्स हैं जिनको इजीली मास्टर किया जा सकता है प्रैक्टिस के साथ साथ। ये आपका कहीं ना कहीं बेस यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक्स है, जिसमें कि मेजरली आपके पास आपको अर्थमेटिक दिखाई दे रहा है, परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, देन टाइम एंड वर्क, टाइम, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, दिस इज एंटायरली और अर्थमेटिक, जो कि कहीं ना कहीं क्वांट का बेस होता है। और उसके बाद आते हैं आपके अल्ट्रा डिफिकल्ट टॉपिक, जिसमें कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दिस इज अ हाई प्रैक्टिस एरिया, यानी कि यहाँ पे आप तभी बेहतर कर सकते हैं जब आपको ये आता है और साथ में आपने इसकी हाईली प्रैक्टिस करी, तब यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस फील कर पाते हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट सिलेबस अबाउट क्वांट। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस फॉर इंग्लिश। ये जो आपके सामने है, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस बेस्ड एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड स्वैप, स्पेलिंग एरर्स, कनेक्टर, ये सारा का सारा आपका ग्रामर बेस्ड कंटेंट है। यानी कि हमें इन एरियाज में अच्छा होने के लिए हमारी ग्रामर पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और ये जो था, ये आपका रीडिंग स्किल वाला एरिया था, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंपल्स, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देन क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कॉलम बेस्ड। तो ये आपका एंटायर इंग्लिश का सिलेबस था, राइट। नाउ ये जितने भी मैंने आपको सिलेबस दिखाए, क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, ये सिलेबस डेफिनेटली वर्क करते हैं हमारे किसी भी बैंक एग्जामिनेशन के लिए, या फिर हमारे इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर हम बात करें हमारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए। दिस इज द एंटायर सिलेबस। ये सिलेबस चेंज नहीं होता है, केवल लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपका जो है वो वेरी करता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट पे। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज का सब्जेक्ट था, इसके अंदर आपके अराउंड 4 सब्जेक्ट से, इफ यू रिमेंबर। एक बार वापस से आपको मैं प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम पैटर्न दिखा देती हूँ। तो प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आपकी 4 यूनिट पूछी जाने वाली थी, यानी कि 4 सब्जेक्ट से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रा सपोर्ट, नेटवर्किंग, क्लाउड ऑपरेशन। अब इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, एक्सटेंसिव है। आप देख ही पा रहे कि यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे और 60 क्वेश्चन विल कैरी 100 मार्क्स। तो वो 60 क्वेश्चन के 100 मार्क्स यहाँ पे होने वाले थे। एक बार जरा नजर डालते हैं प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट पे, के सिलेबस पे। दिस इज वेरी वेरी एग्जॉस्टिव एंड एक्सटेंसिव ऑल्सो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हमारी पहली यूनिट थी, जो पहला सब्जेक्ट था, उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगी तो बहुत ये डिटेल में चला जाएगा वीडियो, तो मैं थोड़ा साइड होकर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगी, आप वो ले लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली हमारा एक यूनिट थी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। उसके अंदर बेसिक टॉपिक्स क्या है वो यहाँ पे मेंशन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेसेस,
तो ये सब था आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। अभी एक यूनिट इसकी और बची है, बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस अटैक्स लाइक दिस एंड दिस, और उसके भी कुछ फर्दर यूनिट्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये था हमारी फर्स्ट यूनिट का, विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सेकेंड सब्जेक्ट, विच इज इंफ्रा सपोर्ट। इंफ्रा सपोर्ट के अंदर है आपके बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा बेसिक्स है, और उसका फर्दर क्लासिफिकेशन आपको आगे दिया हुआ है। तो बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद दूसरी यूनिट थी इसके अंदर, बेसिक्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज solutions and networking components. Then infra related concepts like processors, clock cycle, cache memory, SDD, SSD, etc. Backup and recovery practices, best practices pertaining to security and compliance controls, विंडोज एंड यूनिक्स, लाइनेक्स कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो ये सारा था आपका सेकंड यूनिट, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट, यानी कि इंफ्रा सपोर्ट से। देन आते थर्ड यहाँ पे जो पार्ट ऑफ सिलेबस था आपका नेटवर्किंग था। नेटवर्किंग के अंदर ये सारे आपके बेसिक यूनिट्स हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, नेटवर्क डिवाइसेस है, ओएसआई डेटा मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल है, देन यूडीपी टीसीपी सॉकेट्स एंड पोर्ट्स, देन क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, देन इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस हैं, और उसके बाद उसके फर्दर क्लासिफिकेशन जो कि आपको ब्लैक में लिखा दिखाई दे रहा है अगेन ये आपके सामने। फिर हमारे पास चौथा यानी कि लास्ट जो था इसका सब्जेक्ट, वो था क्लाउड, प्रोफेशनल नॉलेज का लास्ट। क्लाउड के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग, देन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, फिर उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है वर्चुअल मशीन वर्सेस कंटेनर्स, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, CI/CD। तो दिस वाज द एंटायर सिलेबस फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। अब ये सिलेबस है हमारे असिस्टेंट मैनेजर यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के प्रोफाइल के अंदर ये सिलेबस प्रोफेशनल नॉलेज का पूछा गया, जिसके 60 क्वेश्चन टोटल आने थे और 100 मार्क्स के आने थे, और वही आपका मेरिट सब्जेक्ट भी था। तो एक बार मैं वापस से थोड़ा सा साइड होकर आप लोगों को मौका दूंगी कि आप लोग अगर चाहें तो इसके सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पहला आपके सामने ये है, और हो सकता है आपको ये पूरा स्क्रीन ना दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए और इसको आसान बनाऊंगी। आई होप इट इज मच विजिबल नाउ। ठीक है, ओके। तो ये एंटायर सिलेबस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन ये आपका इसके आगे फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो ये है, यू कैन पॉज एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, थर्ड वन एंड द लास्ट फोर्थ वन। तो आई एम श्योर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब आते हैं हम इसके फाइनल सिलेक्शन पे। तो जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होना है, हमारे QRE यानी कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, उनको क्वालिफाई करना जरूरी था, लेकिन उनके मार्क्स नहीं जोड़ने थे, तो उसमें हमें केवल क्वालिफाई करना है। अब आता है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। ये प्रोफेशनल नॉलेज के कितने मार्क्स थे? 100 मार्क्स थे। ठीक है, और उधर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में आपका इंटरव्यू जो कि है 25 मार्क्स का। तो पहले आपने यहाँ पे आपके 100 मार्क्स यहाँ के और इंटरव्यू के 25 मार्क्स, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपको एक इंटरव्यू फेस करना था। नाउ इसका वेटेज पैटर्न भी समझना जरूरी है। तो वेटेज जो है वो आपका 70% ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जो हमारे 100 मार्क्स का PK था यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज था, वो उसका 70% लिया जाएगा, और इंटरव्यू जो कि 25 मार्क्स का था उसका लिया जाएगा 30%। तो ये मेरिट जो है वो आपकी नॉर्मलाइज्ड होगी एज टू 70:30 के रेशियो पे, और फिर आपकी फाइनल मेरिट जो है वो आपकी 100 मार्क्स में से आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। ऑलराइट, तो ये थी एंटायर आपके सामने इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस जो बहुत जरूरी था। अब आते हैं थोड़ा बात करते हैं हमारे इसके सैलरी पार्ट पे। तो सैलरी पार्ट में जो कि हमारी 5 डिफरेंट पोस्ट थी डेप्यूटी मैनेजर की, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। यहाँ पे जो ग्रेड आपका बेसिक जो एक सैलरी स्ट्रक्चर है वो 93,000 तक जा रहा है, और यहाँ पे आपके ये सभी अलाउंसेज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है तो ये सभी अलाउंसेज हैं। लेकिन लेट्स फोकस ऑन आर दिस थिंग असिस्टेंट मैनेजर, जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। तो असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल के लिए आपका ये बेसिक पे शुरू होगा 48,480 से, एंड इट विल रीच अप टू 85,920, यानी कि ये आपका होने वाला है एक सैलरी जो आपको मंथली बेसिस पे मिलने वाला है। नाउ इसके साथ साथ आपको मिलेगा DNS अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, CCA है, PF है, कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन फंड है, NPS, LFC, यानी कि अगर आप लीव लेते हैं
ठीक है, तो उसका भी आपको यहाँ पे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। मेडिकल बेनिफिट्स है, मेडिकल फैसिलिटी है, लीव है एज पर द रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सैलरी एंड पर्क्स एज पर बैंक सैलरी स्ट्रक्चर। तो जो भी बैंक की सैलरी स्ट्रक्चर उस टाइम पे होगी, पर्क्स और अलाउंसेस के जो भी स्कीम्स होंगी वो आपको मिलेंगी। मतलब बेसिकली आपकी सैलरी कहीं ना कहीं आपके पास सेव होने वाली है और बाकी सारे खर्चे के लिए बैंक कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे। नाउ इसके बाद अगर दूसरी एक बात करें तो यहाँ पे हम वापस से आते हैं हमारी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम प्रोफाइल के लिए। इसके अंदर आपका जो प्रोबेशन है वो आपको 1 साल का, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर, आपको 1 साल का प्रोबेशन पे रखा जाएगा। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द असेसमेंट एज पर द स्टैंडर्ड डिटरमिन्ड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी कंफर्म द सर्विसेज ऑफ द बैंक अंडर स्पेशलिस्ट कैडर। तो बेसिकली होगा ये कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, तो फिर आपको प्रोबेशन सर्व करना पड़ेगा 1 साल का, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल का आपका प्रोबेशन होगा। उसके बाद एक असेसमेंट टेस्ट होगा और उसके बेसिस पे आपका फिर फाइनल वहां पे सिलेक्शन तय होगा, यानी कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बन सकेंगे इस बैंक के। नाउ ये हो गया। साथ में यहाँ पे उस समय पे आपका एक बॉन्ड भी साइन होगा जो कि 2 लाख का होगा। एंड इस बॉन्ड के अंदर आपको यहाँ पे ये बताना होगा गवर्नमेंट को कि आप 5 साल तक यहाँ पे या तो आप एक अंडरटेकिंग लेंगे और उसके थ्रू आप 5 साल तक काम करेंगे, एक बॉन्ड रहेगा, 5 साल तक आप उसी बैंक का हिस्सा बने रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पे 2 लाख का आपको ये बॉन्ड जो है वो साइन यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी। अब इसके बाद आते हैं हमारे डिस्कशन पार्ट पे कि बेसिकली आपको ये इन्फॉर्म क्यों किया जा रहा है। आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जो बेसिक मोटिव है वो ये है दैट यू शुड बी अवेयर कि अगर आपका पिछले साल यानी कि 2025 में किसी वजह से किसी एग्जाम के लिए अपने तैयारी करी और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डोंट बी डिसहार्टेड, क्योंकि आपको लगातार अभ्यास करते रहना, आगे बढ़ते रहना। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैकेंसी थी, एक जॉब थी, देयर आर सो मेनी जॉब प्रोफाइल्स। इट इज जस्ट कि आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश फंडामेंटल सब्जेक्ट्स उनको प्रॉपरली तैयार रखिए। और उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ेगा, या तो कभी किसी एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज जुड़ेगा, किसी में फाइनेंस जुड़ जाएगा, किसी में आपका ईएसआई जुड़ जाएगा, किसी में आपकी करंट अफेयर्स आ जाएंगी, किसी में आपकी जनरल अवेयरनेस आ जाएंगी, ये आपके एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, किसी में कंप्यूटर नॉलेज आ जाएगा। जैसे इस एग्जाम में आपके पास क्या थी, प्रोफेशनल नॉलेज थी। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर फंडामेंटल्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सो दैट आपके पास जब एक नोटिफिकेशन आए तो आपको केवल 1 या 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके वेल प्रिपेयर्ड है। जैसा कि आप इस कोर्ट में देख पा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ना, हम कल क्या करने वाले इस पे डिपेंड नहीं करेगा, हमारा फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम आज क्या कर रहे हैं। सो योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय यू, बाय व्हाट यू डू टुडे एंड नॉट टुमारो, राइट। तो आप आज में जिए और आज ही में तैयारी करें और आज ही में प्रैक्टिस करें और आज ही में स्ट्रगल करें, सो दैट आज का स्ट्रगल आपको कल क्या दे, फ्रूट्स दे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इन सभी एग्जाम्स की, आप जुड़ सकते हैं बैंक महापैक प्लस के अंदर। बैंक महापैक प्लस की क्या खासियत है, स्पेशलिटी ये है कि आपको हर एग्जाम की तैयारी इस बैंक महापैक प्लस यानी कि अंडर वन रूफ मिलेगी। मतलब बैंक महापैक प्लस के अंदर आपके सभी एग्जाम्स कवर होते हैं, चाहे वो प्रोबेशनरी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एसबीआई का एसओ एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई का सीबीओ एग्जाम हो, चाहे वो आपका सेबी एग्जाम, नबार्ड एग्जाम, आरबीआई का एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, उस सब की तैयारी आप बैंक महापैक प्लस के अंदर कर सकते हैं। और इसमें इस समय चल रही है आपको ट्रिपल वैलिडिटी, यानी कि 6 मंथ का जो वैलिडिटी है वो 18 महीने के लिए, यानी कि अगर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते तो वो आपका महापैक जो है वो 18 महीने के लिए वैलिड होगा। साथ ही साथ इसमें इस समय एक बहुत ही अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है, विच इज दैट आपके सिलेक्शन पे आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। सो इफ यू गेट सिलेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन, तो आपको आपकी जो फीस आपने पे करी होगी वो आपको कंप्लीटली रिफंड कर दी जाएगी। यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड Y651 टू एनरोल इन दिस, राइट। तो दैट वॉज ऑल गाइस। इसके लिए यहाँ तक ये जानकारी थी। कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, आप अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे होगा। एप्लीकेशन पे जाके आप कोर्सेज में रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट कीजिए और बैंक महापैक प्लस में आप एनरोल कर सकते हैं। एंड दिस ऑफर इज वैलिड फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, तो आप चेक कर लीजिएगा। रेस्ट आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।